जय हिंद साथियों। शिक्षा हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के क्लास में आप सभी लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बस आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एसएससी सीजीएल 2023 के प्री एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। आज के क्लास में मैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा क्योंकि प्रश्न को किस टाइप से हल करना चाहिए, किस टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से लगाना चाहिए, किस टाइप के प्रश्न को डिटेल में सॉल्व करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के क्लास। यहाँ पे दिया हुआ है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 केजी है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 केजी अधिक है तो पी का औसत भार क्या है। तो यहाँ पे पी है और उसके 3 दोस्त है। अब 3 दोस्त यहाँ पे डायरेक्ट भी मान लेते हैं, लेकिन 3 दोस्त हम मान लेते हैं ए बी सी है। इन सब का औसत भार ऐसे 55 केजी है। तो कुल भार कितना हो जाएगा, 4 लोग हैं तो 4 से गुना कर देंगे। पी प्लस इसके 3 दोस्त ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 पचे 20, सब 4 पचे 20, 220 हो गया। अब 3 दोस्त ए बी सी का औसत भार हम कुछ मान लेते हैं, औसत भार x मान लेते हैं। चूंकि p का जो भार है उसके औसत भार से 3 दोस्तों का औसत भार से 4 अधिक है, तो इसका औसत भार x है। तो p का जो हो गया भार कितना हो जाएगा, p बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। और इन लोग का a प्लस बी प्लस सी का औसत भार x है, तो कुल भार, टोटल भार 3x हो जाएगा। अब आपका सवाल हल हो गया। p के जगह पर x प्लस 4 रख दीजिए और इतना का वैल्यू हमारा 3x इक्वल टू 220। 3x 4x इक्वल टू 4 जाके इधर घटेगा तो 216 आ जाएगा। 4 से भागा दीजिएगा 216 में, तो 4 पचे 20, 4 चौका 16, एक्स बराबर आ गया आपका 56 केजी। तो पूछ के आ रहा है पी का भार, तो पी का भार पूछ रहा है तो पी का कितना है, एक्स प्लस 4, यहाँ पे 56 रख दीजिए और प्लस 4 यहाँ, तो पी का कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौका 16 हो गया, 4 होगा। चौवन और 4 58, 58 केजी आपका हो जाएगा। तो क्या आप एग्जाम में इसको इस टाइप से ही आपको सोल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको मालूम है कि पी और उसके 3 दोस्त, हम यहाँ पे उसका 3 दोस्त के पहले हम मारेंगे। तो 3 दोस्त के उसका औसत भार अगर हम x मानते हैं तो उसका कुल भार 3x हो गया। और p का जो भार है उसके 3 दोस्तों का औसत भार से 4 अधिक है, तो 4 हो गया। तो p के जगह पर हो गया x प्लस 4 और यहां हो गया 3x, क्योंकि 3 दोस्तों का उसका औसत भार 3x टोटल भार। तो हमारा हो गया 4x प्लस 4 बराबर टोटल हमको 220 था, 220। और ए 4 यहां से घटेगा तो 4x बराबर हो जाएगा 216, एक से भागा देंगे 54। और पी के वैल्यू 4 अधिक है, 54 4 58। डायरेक्ट आपको इसको आंसर लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोल रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। मासिक आय का अनुपात कितना है, 11:13 है। उनके व्यय का अनुपात है 9:11 है। व्यय का अनुपात कितना है, खर्च 11 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर क्या है, दोनों का आय में अंतर, इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर डिफरेंस। बचत कितना कर रहे हैं दोनों, 4,000।
अब यहाँ पे हमको देखना है डिफरेंस सेम है, 9 2 11, 11 2 13। डिफरेंस अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम नहीं रहता तो हम यहाँ से फिर ए वाला डिफरेंस सेम करते, 11 2 13 और 9 2 11। इस डिफरेंस को सेम कीजिएगा तो ई डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम है, 2 का है, 9 2 11, 11 2 13 2 का है। तो इस 2 का वैल्यू यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2000। तो पूछ के आ रहा है उनकी आय में अंतर। आय में अंतर कितना है, एक का आय 11 है, दूसरा का 13 है। आय में अंतर कितना क्या है, 2 का अंतर है। तो एक का वैल्यू आपका दिया है 2000, तो 2 का वैल्यू 2 गुना 2000 बराबर 4000। इसको इतना करें की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 का वैल्यू 4000 है और यहाँ से 2 का वैल्यू पूछ रहा है। 11 में से 13 में से 11 गया 2, तो 2 का वैल्यू 4000, तो यहाँ निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको मैं समझाने के लिए ये मैं इतना किया हूँ, यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता 4000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बना लीजिए, ये हो गया वृत्त। बोल रहा है कि ए बी ओ वृत्त वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है ए बी। चलो ए बी व्यास मान लेते हैं, ए बी व्यास है। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है, बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है। सी सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। सी एक ऐसा पॉइंट है, सी एक ऐसा पॉइंट है जहां से बीसी को आगे बढ़ाने पर ये स्पर्श रेखा में पी पर कटता है। तो इसको यहां से मिला दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, यहां पे पी पर कटेगा, पी पर मिलता है। ए पी सी 62 डिग्री, ए पी सी, ए पी सी ई कोण आपका 62 डिग्री है। तो लघु चाप एसी का माप ज्ञात कीजिए, लघु चाप एसी, लघु चाप एसी जो है ना, एसी एसी ए चाप एसी, तो इससे बनने वाला कोण, इस कोण का मान पूछ रहा है जी कितना होगा। तो आपको यहाँ जानकारी होगा जो जो ए बी है इसे वृत्त का व्यास है, और यहाँ ई ओ है, ओ ए है, त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ई पूरा कोण 90 डिग्री हो गया, और ई कोण आपका आपका 62 डिग्री है। कितना हो गया, ये दोनों के 90 और 62 जोड़िएगा, त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आप 90 प्लस 62 घटा दीजिए, वो जो आएगा से आपका आंसर हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 और 62 कितना हो जाएगा, 152। ये सब डिग्री में है, तो 180 में से 152 डिग्री हटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 28 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन सी। दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का 56 गुना है। यदि एचसीएफ एलसीएम का योग 1710 है तो दो संख्याओं में से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। पहले एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, एलसीएम उनके एचसीएफ 56 गुना, एचसीएफ अगर एक्स मानते हैं तो ये हो गया 56x, और दोनों का जोड़ है 1710 है। एलसीएम और एचसीएफ का 56 और 57, 57 x बराबर 1710 है। एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो 1710 बटे 57, 19 से काटिएगा तो 19 9 17 से 90, 19 या 57, 3 से काटिएगा तो 30, एक से वैल्यू 30 आ गया, तो एचसीएफ आपका 30 आ जाएगा, और ये 56 गुना 30 आ जाएगा। अब बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या, यहाँ संख्या को n मान लेते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या n2,
बराबर नंबर 1 नंबर 2, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ। पहली संख्या आपको दिया हुआ है 240, दूसरी संख्या N2 आपको ज्ञात करना है। एलसीएम हो गया आपका 56 गुना 30 और एचसीएफ हो गया 30। तो यहाँ काट दीजिए, जो आ जाएगा से आपका आंसर आ जाएगा। शून्य से शून्य काट दीजिए, 3 से काटिएगा 3 8 24, 8 बार में कटेगा, 8 सते 56, 70 21 210 आपका राइट आंसर आ जाएगा 210, ऑप्शन डी। इस टाइप के प्रश्न सीजीएल में हमेशा पूछे जाते हैं और अभी भी आपका प्री एग्जाम में पूछने का इसका संभावना है, तो आप इसको देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल में आता है, अभी जो एग्जाम चल रही है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, ये चीज को आपको मैं बताता हूं। ये आपको समकोण त्रिभुज हो गया। यहां दिया है एक भुजा x-1 है, x+1 है और x+3 है। अगर आपको डिटेल से बनाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, जैसे समकोण त्रिभुज है तो ये आपको हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, ये आपको बेस आधार हो गया और ये आपको परपेंडिकुलर लंब हो गया। तो अगर आप यहाँ P बराबर लिखते हैं तो √h² माइनस b की स्क्वायर, इसको पर आप ये सबको बैठाइएगा, x के वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा और x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो उसको तीन जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, जो ट्रिपलेट आपको यदि याद होगा तो जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर। इसी टाइप से ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर। तो हमको ऐसा ट्रिपलेट देखना है जिसको में कर्ण, हमको यहाँ कर्ण पूछ रहा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो कर्ण 10 आता हो, तो 6 8 10 में हमको कर्ण 10 आ रहा है, 10 यहाँ भी दिया है, तो हम कर्ण बराबर 10 लेके देखते हैं। तो x+3 बराबर अगर हम 10 लेते हैं, यहाँ कर्ण हमारा x+3 दिया हुआ है, x+3 बराबर हम 10 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। 7 हम यहाँ बैठा के देखते हैं, 7 में से एक जाएगा 6 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा और 7 और 3 10 आ जाएगा। क्या 6 8 10 का ट्रिपलेट हमारा आ रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए कर्ण की लंबाई यहाँ हो जाएगी 10, कर्ण की लंबाई 10 हो जाएगी। या दूसरा काम आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू आप ये सब लेके देख सकते हैं। एक्स का वैल्यू आप एक बार 10 लीजिए, 12 लीजिए, 7 लीजिए, 6 लीजिए। अब जिसको पर एक्स का वैल्यू लेने के बाद ये आपको सेटिस्फाइड हो जाता है, वो आपका उसको में 3 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या आपको मैं जो बताया इससे भी आप निकाल सकते हैं, आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूरा एक समबाहु त्रिभुज ABC के केंद्र O वाले वृत्त में स्थित है। लघु चाप BC पर एक बिंदु D है, तो CBD पर 40 है, BCD का मान ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, पहले एक वृत्त है और उसी में एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा, जो सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। और इसका सेंटर यहाँ पे है, केंद्र हुआ है। बोल रहा है लघु चाप BC, लघु चाप BC है, BC पर एक बिंदु D है, यहाँ पे हम D मान लेते हैं, D मान लेते हैं। CBD 40, CBD कहाँ है भाई, CBD A, यहां से ऐसे ले लीजिए और यहां से ऐसे ले लीजिए, तो ई कोण का बोल रहा है। CBD 40 है, ये कोण 40 डिग्री है। तो पूछ रहा है BCD का मान क्या है, BCD
ए कौन आपसे पूछ रहा है, ए कौन आपसे पूछ रहा है। सी सी सॉरी 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 गड़बड़ हो गया, CBD है, CBD। ई कोण आपका, ए कोण दिया हुआ है 40, गड़बड़ हो रहा था, ए कोण आपको 40 दिया हुआ है। और BCD ए कोण हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए, अगर हम BC जो ए हमारा यहाँ से रेखा है इसको हम हटा दें तो ABDC क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। और कोई वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनता है तो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसको हम अलग थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, यही आपका है ना, ABDC है। ये कौन 60 डिग्री है, सेम चीज है। तो अगर ये 60 डिग्री है और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री होती है। ये 160 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी जो कोण आएगा ये दोनों कोणों का जो 180 होगा। तो 60 है तो डी जो कोण है कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और ये डी 120 डिग्री हो जाएगा और ई है 40 डिग्री, तो 120 और 40 170। कोण बी आपको दिया हुआ है 40 डिग्री और ये आपका कोण डी मिल गया 120 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 160 डिग्री। तो कोण सी हमारा निकल जाएगा, 160 है, हम 180 में से 160 को घटाते हैं तो 20 डिग्री। तो इसी कोण जो हमारा होगा 20 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी 20 डिग्री। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं 120 और 40 160, तो ये आपको बचा 20 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेता है। मैंने धारा में जितना समय लेता है जाने में उतना से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है धारा के विपरीत दिशा में जाने में। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है प्रति घंटा तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न आपका SSC CGL 2022 में पूछा हुआ है और इस प्रश्न को अभी भी पूछने का काफी संभावना है। आप इसको बनाने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ, दोनों तरीका बताता हूँ इसको, लेकिन जो एग्जाम में आपको लगाने का तरीका है सबसे पहले वो बताता हूँ आपको। धारा की चाल आपको दिया है, शांत जल में धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में है। तो यहाँ पे बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में। धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, धारा की चाल अगर हम y मानते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 20 है, विपरीत दिशा में धारा की चाल घटता है, प्लस माइनस, और धारा की दिशा में ही कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुटेगा और इसका डिफरेंस दिया हुआ 30 मिनट, मिनट को घंटा में बदलिएगा, 60 से भागा दीजिएगा, इसको काटिएगा, आपका 1/2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है, y का ऐसा वैल्यू लेना है जिसको बैठाने पर यहाँ पे 1/2 आ जाए इन लोग डिफरेंस। तो हम एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसको से एक पार्ट हमारा कट जाए। तो हम यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो 1 यहाँ हमको 21 हो जाएगा, 21 से इसमें सीधा सीधी भाग लगेगा नहीं, 24/21 हो जाएगा और यहाँ 8/7 आ जाएगा। तो हमारा डिफरेंस करेंगे 1/2 आएगा नहीं। 2 लेंगे तब भी बात नहीं बनेगा, 3 लेंगे तो और बात नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे 4 लेते हैं, y के वैल्यू 4 लेते हैं, y के वैल्यू 4 लेते हैं। तो y के वैल्यू 4 लेंगे तो 24/20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस 24/24 आ जाएगा।
बराबर 1/2। 24/24 कट गया, इसको काटिएगा, 8×3 = 24 और 8×2 = 16, 3/2 यानी 1.5 में से यहाँ 1 घटा तो 1/2 हमारा आ गया, 3/2 - 1, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 1/2 आ गया और 1/2 इधर है, आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। और इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो आप यहाँ धारा के दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर है, और यहाँ आपके नाव का चाल 2 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ आपको धारा के दिशा में 39 किलोमीटर है और धारा का चाल आपका आ गया है 4 किलोमीटर। तो वहां पे 20 था और 2, 22 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, तो 22 में से 4 घटाइएगा तो 18, 4 22, कितना समय लगेगा, तो इसको जोड़ दीजिए, 22 और 4 26 होगा ना बच्चों, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 3/2, 6 × 30, 6 × 18, तो इसको जोड़ दीजिए, 3/2 + 5/3, तो इसको जोड़िएगा, 3 तिया 9 और 10, 19/6 आ जाएगा, 19/6 आ जाएगा। तो इसको मिनट में बदल दीजिए, तो 10 190 मिनट आ गया। 190 मिनट बराबर कितना होगा, 6 × 18, 180 + 10, 180 को कितना हम लिख सकते हैं, 3 घंटा, 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट इसका राइट आंसर आपका होगा। ये तो हुआ आपका ऑप्शन। आप अगर बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं, डिटेल से सोल्व करते हैं, तब आपका क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पे शांत जल में आपको जो नाव की चाल है आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बोल रहा है 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तो नाव के चाल में से धारा के चाल घट जाएगा, माइनस 24 किलोमीटर धारा के दिशा में भी जा रहा है, तो धारा के दिशा में जाएगा तो नाव की चाल में धारा की चाल जुट जाएगा, बराबर ये दोनों का धारा के विपरीत दिशा में धारा के चाल में जाने से 30 मिनट समय अधिक लगता है, इसलिए हमें घटाए, दोनों का डिफरेंस आपका 60 दिया हुआ है। अब यहां से आप 24 कॉमन ले सकते हैं, 24 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा आपका 1/20 - y माइनस 24/20 + y आपका यहाँ पे बच जाएगा। इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 20 - y और 20 + y, एलसीएम लीजिएगा तो 20 से 20 - y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20 + y, माइनस हो गया, 20 + y से 20 + y कट जाएगा तो 20 - y आएगा, माइनस से गुना हो जाएगा 20 - y में, तो -b प्लस का y हो जाएगा। अब आपका यहाँ 24 दिया हुआ है, A20 से A20 कट गया आपका। अब यहाँ आपका हो गया 2y बटे a - b a + b बराबर होता है a² - b², a का स्क्वायर 400 माइनस y² बराबर A24 बराबर किधर आएगा, तो नीचे आ जाएगा, 1/48 हो जाएगा, 1/48 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 96y बराबर आ जाएगा 400 माइनस y², y² के इधर ले लाइए, तो y² + 96y माइनस 400, इस 96 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, y² + 100y माइनस 4y, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, और 100 × 4 400 आ जाएगा, बराबर 400 = 0। y यहां से कॉमन ले लीजिएगा तो y - 100 बचेगा,
और यहां से 4 कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा y माइनस 100, y प्लस 100 हो गया, यहाँ y प्लस 100, यहाँ पे प्लस है ना, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बचेगा, प्लस। तो एक वैल्यू हो गया आपका y प्लस 100 और एक वैल्यू हो गया आपका y माइनस 4। और अगर हम दोनों बराबर 0 करते हैं तो y प्लस 100 बराबर 0, तो y के वैल्यू हमको माइनस 100 आ जाएगा, और y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर हमको 4 आ जाएगा, और यहाँ y बराबर हमको माइनस 100 आ जाएगा। तो माइनस होला तो हमको धारा का चाल माइनस में होगा नहीं, तो ये हमको क्रॉस आ गया, और ये जो हमारा यहाँ 4 है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाएगा। तो इस 4 को अब आप यहाँ इक्वेशन में रखिएगा और सोल्व कर दीजिए, तो आपका जो आएगा से आंसर हो गया। तो आपका धारा की चाल लाने के लिए इतना आपको महाभारत करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा वहां दिमाग लगाइएगा, तो ऑप्शन में यहीं से आप रख के धारा की चाल निकाल लीजिएगा और आपका सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक मोबाइल फोन ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा, सी ने इसके लिए इतना रुपए भुगतान किया, तो ए ने फोन के लिए कितना रुपए का भुगतान किया। जब इस टाइप के प्रश्न आपको पूछेगा, ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है डी को, और डी का इतना दिया हुआ है, सी का इतना दिया हुआ है, इसको एक लाइन में आप सोल्व कीजिए। यहाँ जो लास्ट में आपको दिया हुआ है उसको लिख दीजिए इनटू, और इन सभी को जैसे 25% है, 25% को प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100 होगा, तो 100/25 लिखना है, उल्टा लिखना है 100/25, चूंकि हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं इसलिए उल्टा लिख रहे हैं। और यहाँ 10% की हानि है तो 100/90। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा ए का राशि आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काटिएगा तो यहाँ काटिए, 9 चौका 9 छक 54, 2 निकला, 9 दूनी 18, 4 9 पचे 45। 25 से काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा 625। 25 में कट गया 625, और 9 से 9 कट गया। गड़बड़ कहाँ हो रहा है यार? अरे बच्चों, यहाँ पे 25% के लाभ है ना, तो यहाँ पे 125 होगा, 125 होगा। रुको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ 56/25, और हम सी से ए की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ 25% का लाभ है तो 100/125 लिखेंगे, और 10 की हानि है तो 100/90। 0 से 0 कट गया, 9 से काटिएगा, 9 छक 54, 2 निकला 22, 9 दूनी 18, और 4 निकला 9 पचे 45। 25 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा 625, और 25 पचे 25 से 5 से काटिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 पे 3 0, 5 पे आपका 3 0, राइट आंसर आपका हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। एसएससी रेलवे में ये सब पूछने वाला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम गांठ बांध लो। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है, तो हम क्या x प्लस वाई बराबर -3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, -3 बराबर -3। अब इसका आप क्यू कर दो।
तो इसका क्यू करेंगे तो एक्स से क्यू करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आपको एक्स प्लस वाई के होल की जानकारी होना चाहिए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी पर हम बैठाएंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमको वाई क्यू हो गया प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको क्यू करेंगे तो -27 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई के वैल्यू मेरा क्या है, एक्स प्लस वाई के वैल्यू -3, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे -3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस इसका वैल्यू हम यहाँ पे -3 रखेंगे, तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -9xy बराबर 27। अब आपका सवाल हल हो चुका है। सवाल में देखिएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस -9xy है और इसका वैल्यू 27 दे दिया हुआ है। इतना का वैल्यू हम 27 निकाल लिए, -27, तो -27 प्लस 9 कितना आ जाएगा, -18 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसी पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। यहां दिया है ए ने काम को 16 दिनों पूरा करता है, बी ने 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम करने में बी को कुल कितने दिनों तक लगा। यहाँ पे दिया है 4 दिन तक दोनों मिलकर करते हैं, इसके बाद ए है चला जाता है, इसके बाद बी अकेला करते हैं, अकेला बी को करने में टोटल काम बी मने कितना दिन किया, काम को समाप्त करने में बी कितना दिन काम किया, ये चीज पूछ रहा है। तो आप इसको बनाइए, 4 दिन तक साथ में करते हैं दोनों, अगर 16 ए है 16 दिन में करता है तो एक दिन का उसका कितना काम होगा, 1/16, 4 दिन का 4/16, 4/16 हो गया। चार बटे 16 हो गया प्लस, अब जो बी है से एक काम करता है आपको 12 दिन में, एक दिन में करेगा 1/12 काम, एक दिन में 1/12 काम, तो 4 दिन में 4/12, 4/12, और दोनों मिला के एक काम करेंगे। अब देखिए, अब बोल रहा है ए है से काम को छोड़ देता है और बी है से कंटिन्यू चलते रहता है, बी है कंटिन्यू चलते रहता है, कितना दिन चलता है, मैं मानता हूं 1 दिन तक चलता है। अब इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 प्लस x/12 बराबर, इसको इधर ला के घट जाएगा आपका 1/4, तो 1/4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 प्लस x/12 बराबर 3/4, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, तो 4 प्लस x बराबर हो गया 9, x बराबर 5 आ गया। तो क्या आपका आंसर हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। 4 दिन तक 5 दिन तक लास्ट में काम करता है, ए को छोड़ने के बाद 5 दिन काम किया और 4 दिन ए के साथ में काम किया था, 4 दिन, 4 प्लस x, इसका टोटल काम 4 प्लस x है, टोटल दिनों की संख्या 4 प्लस 1, दिनों की संख्या बराबर 4 प्लस 1 है, इसका 4 और आपका आया 5, टोटल 9 दिन तक काम किया, 9 दिन तक, टोटल 9 दिन तक काम किया है, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। यहाँ दिया है एक अधूरी मीनार, आधार से 78 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा मीटर में बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए मैं इसको बताता हूं आपको, करना इसको में क्या है। यहां से भी मीनार का उन्नयन कोण है 30 डिग्री है और मीनार अधूरी है, अभी बन रहा है, यहां तक बना है,
और बोल रहा है मीनार को कितना ऊंचा किया जाए, कितना ऊंचा किया जाए कि यहाँ जो इसी बिंदु पर जो जो बनने वाला कोण होगा, ये टोटल कोण 60 डिग्री का आ जाए, 60 डिग्री का आ जाए। तो इसका हाइट आपको दिया यहाँ पे, अगर इसको ए मानते हैं, इसका बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसका हाइट 78 आपको दिया हुआ है, 78 मीटर। तो इसका हाइट पूछ रहा है, पहले से मीनार है, तो आपको इसका हाइट पूछ रहा है। तो यहां एक हम बिंदु मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, बिंदु पी मान लेते हैं। तो अगर हम त्रिभुज इसमें लेते हैं पी बी सी में, तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर पीबी को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो tan 30 बराबर हो जाएगा x बटा 78। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहां पे आपको एक बटा √3 बराबर आ जाएगा x बटे 78। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 78 बटा √3। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, परमयीकरण कर दीजिएगा, तो 78 √3 बटे √3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 26 या 78। इसका वैल्यू x का आ गया आपका 26 √3 आ गया, इसका आ गया 26 √3 आ गया। अब त्रिभुज एबीसी में पूरा निकाल दीजिए, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, tan 60 बराबर हो जाएगा टोटल 26 √3 प्लस y इक्वल टू 78। और tan 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3। तो √3 बराबर आ जाएगा 26 √3 प्लस y बराबर 78। 78 से इधर आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 √3 आ जाएगा, और 26 √3 इधर से घटेगा, तो y का वैल्यू आपका निकल जाएगा 52 √3। y का वैल्यू आ जाएगा आपका 52 √3। तो इसका आ गया आपका 52 √3, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। इसमें पूछ रहा है आपको अधूरी मीनार है, तो मीनार को कितना और ऊंचा उठाना चाहिए जिससे 60 डिग्री हो जाए। तो मीनार तो पहले यहां तक था ही, और फिर इस दूरी को पूछ रहा है, तो ये दूरी आपका 52 √3 हो जाएगा, और टोटल आपका यहां से यहां जोड़िएगा तो 78 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है एक वस्तु का मूल्य 400 रुपए है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियत मूल्य पर x% छूट के बाद वस्तु को 216 रुपए है, तो x का मान क्या है। इसको देखिए, 10% का डिस्काउंट कूपन नियमित रूप से देता है, और सेल के कारण x% का अतिरिक्त छूट देता है। इसके बाद वस्तु का मूल्य इतना है, तो दूसरी छूट क्या है, x के वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ निकालना क्या। 400 रुपया दिया हुआ वस्तु का मूल्य 400 रुपया लिख दीजिए। पहला छूट कितना दे रहा है, 10% का, तो 10% छूट देगा तो 90/100 हो जाएगा। दूसरा छूट हमको x के वैल्यू नहीं मालूम है, तो x के वैल्यू नहीं मालूम है, तो 100 - x/100। अब लास्ट में मूल बच कितना रहा है, सब छूट देने के बाद 216। आप इसको हल कर दीजिए एक लाइन में आंसर। ए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ए 0 से ए 0 कट गया, ये 9 से काटिएगा, 9 दूनी 18, 9 चुका 36, और 4 से काटिएगा, 4 8 32 8। 100 - x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 80। 4 6 24 होगा बॉस,
4 छक 24 या 6 निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, और x के वैल्यू जब यहाँ निकालिएगा तो आपका 40 आ जाएगा। तो यही आपको 40% का छूट आपको x के रूप में दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ बोल रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। तो आंशिक रूप से पानी से भरा है, यदि घन पूरी तरह डूबा है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। घन है से इस कंटेनर में पूरी तरह डूब गई है। तो कंटेनर का आयतन क्या होगा, इसको मैं इसका हाइट जल स्तर निकालने के लिए कंटेनर का आयतन बटे इसका घन का आयतन भाग दे दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कंटेनर का आयतन निकालेंगे कितना हो जाएगा, कंटेनर का आयतन हो जाएगा आपका 16 गुना 8 गुना 15 LVH। और ये आपका 8 सेंटीमीटर घन है, इसको भी 8 गुना 8 गुना 8 कर दीजिए, इसका आयतन निकल गया। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 से 8 कट गया, 2 से 4 कट गया। 15/4 कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 3 निकला, 4 सत्या 28, 4 पचे 20, 375 समथिंग 4 सेंटीमीटर आपको जल ऊपर उठेगा। राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 2, 3a, 6, 8b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 3 से भाग लगता है और 9 से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ से 3 और 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम है, ये जो संख्या दिया है कि संख्या के सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से भाग लगेगा। 9 का भी सेम रूल है, यदि संख्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग को 9 से भाग देने पर पूर्णतः भाग लग जाती है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए इस सब संख्या को हम डिजिट को ऐड करते हैं और देखते हैं। डिजिट को ऐड करने से पहले देखते हैं 9 को हम निकाल देते हैं, 6 और 3 9। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि 9 में हमको 3 से भी भाग लग जाएगा और 6 से भी डायरेक्ट भाग लग जाएगा, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे कितना, 8 8 16 और 2 18। 18 में हमको 9 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसा चुनना है जिसको 3 से भाग लगता है लेकिन 9 से भाग नहीं लगता है। अब ये देखिए, इसको मैं 6 और 3 9, इसको निकाल दिए, 8 और 7 15, 15 7 22 और 2 24 आ रहा है। चौबीस आ गया। अब इसको देखते हैं, 9 को निकाल दीजिए और 6 और 3 9 को निकाल दीजिए, 8 5 13 और 2 15 आ गया। यहाँ पे ये आपको दोनों संख्या है जिसको 3 से भाग लग रहा है बट 9 से भाग नहीं लग रहा है। इसको देखते हैं, 6 और 3 9 और 9 को निकाल दीजिए, 8 8 16 और 2 18। ये आपका दो संख्या आंसर होगा नहीं, इसको 9 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है। अब आपको इसको में से चूज करना है, ये कौन होगा। आपको ऐसा बोल रहा है 3 से भाग लगना चाहिए 9 से, 3 से दोनों में भाग लग रहा है और 9 से दोनों में भाग नहीं लग रहा है। तो अब आंसर कौन होगा, क्योंकि यहाँ से सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये दोनों में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ये है 2,37,687 और 2,39,685। तो सबसे बड़ी संख्या दोनों में ए हो गया, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको एकदम देख लेना, इस बार सीजीएल में पूछेगा ही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है x + 6y = 8 और xy = 2। तो इतना का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ दिया है x + 6y = 8 और xy = 2। वैल्यू निकालना है आपको x³ + 216 y³ का आपको वैल्यू निकालना है। अब यहां देखिए x और y का मल्टीप्लाई 2 दिया है, तो क्या इसको हम
2 इंटू 1 में तोड़ सकते हैं इक्वल टू 2। आप बोलिए 2 इंटू 1 में ही क्यों तोड़ेंगे, 1 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू 1 लिए हैं, तो हम यहाँ बैठा के देखते हैं, जिसमें सेटिस्फाइड करेगा वही हम लेंगे। हम x के वैल्यू 2 लेते हैं पहले, तो 2 लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ y की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ 1 और 6 हो जाएगा, 6 to 8 हमारा सेटिस्फाइड कर जा रहा है। अगर हम x के वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, और y के वैल्यू 2 लेते हैं तो 12 और 1 13 हो जाएगा, जो हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए x के वैल्यू 2 और यहाँ 2 इंटू 1 में तोड़ेंगे। 2 इंटू 1 में तोड़ेंगे तो अब हमारा क्लियर हो गया कि x के वैल्यू 2 हो गया और y के वैल्यू 1 हो गए। तो अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y के वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 216 इंटू 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, तो 8 और 16 224 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 67 डिग्री प्लस सेक 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री इंटू साइन 67 डिग्री कॉसेक 52 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। भाई इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू आपको बताना है ये क्या है। देखिए इसको सबसे शॉर्ट विधि बताता हूं। यहाँ पे साइन 23 डिग्री दिया हुआ है, ये भी आपका सब डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। कॉस को तोड़ेंगे, कॉस को हम यहाँ अगर लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा 60, चाहे यहीं पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस सेक 52 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 67 डिग्री। ये प्लस कॉसेक 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 38 डिग्री बटा कॉसेक दिया हुआ है यहाँ पे आपका कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan 90 माइनस 70 डिग्री। अब आपका सवाल सोल्व हो चुका है। इसको cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपको साइन 23 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा आपको कॉस 38 घटाइएगा 52 डिग्री, और ये आपको आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 52 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट 20 डिग्री। आपका सवाल हल हो चुका है। अब यहाँ पे साइन 23 डिग्री और साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस यहाँ पे है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक इंटू कॉस क्या होता है 1 हो जाता है, सेक इंटू कॉस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दिया कॉसेक थीटा कॉस थीटा
कॉस थीटा 23 डिग्री, इसको 23 डिग्री अच्छा से लिखिए, 23 डिग्री और कॉस 23 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस यहां पे आ गया कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 हो जाएगा, बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर, और यहां साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और 1 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो गया 3 ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। यहां पर दिया है निम्न पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और किराया, रेंट पर खर्च की गई कुल कमाई यहाँ पे दिया गया है। तो कितना होगा टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका निकाला चाइल्ड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट पर किया गया खर्च कुल राशि का कितना प्रतिशत है। तो कुल हमको यहाँ पे हमको टोटल ये जो पाई चार्ट में कितना का पाई चार्ट है 360 डिग्री का, और हमारा चाइल्ड एजुकेशन कितना है 70 डिग्री, प्लस ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट 50 डिग्री, प्लस रेंट 60 डिग्री, तीनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10 इसमें में डाल देंगे तो 36 18 180 हो जाएगा, और टोटल कितना है 360 डिग्री, और हमको निकालना है इसी का प्रतिशत निकाल देना है। इसको काटिएगा 2 बार में, और ये 2 से काटिएगा 50% आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो ये था आज के क्लास। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।